नमस्कार बच्चों। पिछला हमारा जो लेक्चर था वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एंडोसियम, गायनोसियम, कोरोला, कैलिक्स, सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने निषेचन पूर्व की जो घटनाएं होती है उसके बारे में देखा कि जो फ्लोरल प्राइमोर्डियल जो होगा वो डिफ्रेंशिएट होकर आगे किस प्रकार से पुष्प के विभिन्न प्रकार के भागों को बनाएगा, उसके बारे में हम चर्चा हमने की है। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरोफिल या पुंकेसर जिसको कहा जाता है उसके पार्ट्स देखे हैं और उसमें हमने एंथर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। दो प्रकार के एंथर हमने चर्चा की यहाँ पर, डाइथिकस और मोनोथिकस के बारे में। और अधिकांशतः जो डाइथिकस प्रकार के एंथर होंगे वो अधिकांश पौधों में हमको देखने को मिलते हैं और जिसमें जो एंथर होता है वो दो पालियों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पाली में दो लॉक्यूल होंगे या चेंबर होते हैं। इस प्रकार से डाइथिकस एंथर में हमको 4 लॉक्यूल्स मिलेंगे जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम या हम बोलेंगे जिसको पराग कोष या पराग पॉलन सेक उसके अंदर होते हैं चारों कोनों पर। तो ये डायग्राम जिस प्रकार से बताया ये डाइथिकस प्रकार का स्टेमन है। यहाँ पर ये 2 पालियाँ हैं और इस प्रकार से ये यहाँ पर 4 पॉलन सेक आपको दिखाई दे रहे हैं इनके कोनों के ऊपर। तो इसके बारे में हम चर्चा अभी तक कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखें तो परागकोश की संरचना हम पूरी देख चुके हैं और फिर उसके बाद में लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा हमने की है। तो चारों जो लेयर्स हैं या भित्तियां हैं उनके आपको नाम याद रखना है। बाहर की जो हो रही है उसको हम एपिडर्मिस, उसके पश्चात एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। इनके फंक्शन की हम बात करें तो एपिडर्मिस जो होगा उसको डेहिसन में मदद करेगा। जो पराग कोष है या पॉलन हम एंथर बताएं यहाँ पर, तो एंथर को फूटने में या स्फुटन में हेल्प करता है एपिडर्मिस। एंडोथीसियम भी मतलब ये प्रोटेक्शन के साथ साथ में बाहर की परत होगी एपिडर्मिस ही, और जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो ये चपटी हो जाएगी ना, सूख जाएगी। और एंडोथीसियम की जो सेल्स होगी हमने बताया था कि इसमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है जिस कारण से वो कैसी होती है, जगह जगह पतली होगी, थिन होगी और उस स्थान से वो रप्चर होगी या डेहिसन वहाँ पर से होगा। मिडिल लेयर 3 से 4 परत की होती है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर का जो फंक्शन हमने बताया था वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ग्रोइंग जो माइक्रोस्पोर्स होंगे उनको विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम ये करती है। टेपेटम का जो कार्य है वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ग्रोइंग जो माइक्रोस्पोर्स है उनको, साथ ही साथ में जो पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा या परागकण का निर्माण होता है तो उसकी जो आउटर भित्ति होती है या वाल होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, तो एक्साइन के निर्माण में ये मदद करेगी टेपेटम। तो ये आपको याद रखना है जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम हम बता रहे हैं इसमें। तो इसमें बाहर की ओर जो बताया हमने एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम ये, और देन आपका मिडिल लेयर आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, मिडिल लेयर आ जाएगी, और लास्ट वाली जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, टेपेटम बोलेंगे। और स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे या स्पोर मदर सेल्स, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ देखने को मिलेगी जो आगे डेवलप होकर माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करेगी। तो ये एक लाइन डायग्राम है और ये थोड़ा सा बना के बताया हुआ है। ये बाहर की ओर जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये एपिडर्मिस है, और देन ये वाली जो लेयर है ये कौन सी, एंडोथीसियम है, और उसके पश्चात जो मिडिल लेयर है वो 3 से 4
लेयर स्थित होती है। ये वाली जो मैं डॉट बना रहा हूँ, ये जो होगी आपकी मिडिल लेयर होगी, और टेपेटम जो होगी वो इनर वाली लेयर, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, टेपेटम कहलाएगी। इस प्रकार से 4 भित्ति होती है इसमें, या 4 परतें होती है, जिसमें ये पोलन सेक की मतलब अंदर माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर डेवलप होंगे उसमें। फिर आगे हम चर्चा करें इसमें, तो ये डायग्राम 4 यहाँ भी आप समझ सकते हो। इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4 चेम्बर यहाँ दिखेंगे इसमें, और ये 2 पालियों से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर भी डायग्राम के माध्यम से इनके द्वारा बनाया हुआ है, और बीच का आपका कनेक्टिंग वेस्कुलर बंडल्स वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो हम पढ़ चुके वही है इसमें। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो इनके कार्यों के बारे में थोड़ा सा हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि एपिडर्मिस के कार्य क्या होंगे, एंडोथेसियम के क्या होंगे, और जैसे एंडोथेसियम ने बताया कि ये क्या करती है, डेhiscence में मदद करेगी, स्फुटन में मदद करेगी ना, पराग कोषों के जिन स्थानों पर ये पराग कोषों में जिन साथ डेहिसन होना है वहाँ पर एंडोथेसियम कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, और इसको स्टोमियम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम चर्चा करें तो मिडिल लेयर के बाद में टेपेटम जो होती है वो वेस्टेब्ड सेल्स इसकी होगी, और एक्साइन का निर्माण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखें तो लघु बीजाणु का परिवर्धन हम देखें, या डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो हमने बताया था कि जो हाइपोडर्मल सेल्स होगी, हाइपोडर्मल सेल्स में जो डिवीज़न होता है वो मतलब हाइपोडर्मल सेल्स की जो कुछ कोशिकाएँ हमने बताया था कैसी हो जाती है, वो आकार में बड़ी हो जाती है, केंद्रक इनका स्पष्ट हो जाता है, जीवद्रव्य कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और इस प्रकार की सेल्स को हम क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक आर्कीस्पोरियम सेल्स में फिर कौन सा डिवीजन होगा, परिणत प्रकार का विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके कारण से 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें बनेगी ना। तो एक तो होगी प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो बाहर की ओर बनेगी, बाहर की ओर कौन सी बन रही थी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स बन रही थी, और भीतर की ओर जो बनती प्राथमिक बीजाणुजनक सेल या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स बनती है। जैसा यदि हम एक कोशिका ये बता रहे थे, कल भी हमने चर्चा की थी इस संबंध में, तो इसमें एक डिवीज़न हुआ तो 2 प्रकार की कोशिका बनी। बाहर की जो कोशिका बनी थी हमने इसको क्या बोला था, पेराइटल सेल। कौन सी, प्राइमरी पेराइटल सेल से, प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनेगी ये। तो ये हम पहले थोड़ा सा बात कर चुके हैं। और अंदर वाली जो सेल, भीतर की ओर जो सेल बनेगी वो कौन सी बनेगी, प्राइमरी माइक्रोजिनस सेल्स बनेगी, ठीक है। तो पेराइटल सेल्स 3 से 4 भीतर स्थिर बनाती है। हमने बता ही दिया कि ये वाली पेराइटल सेल्स होगी, इसके द्वारा जो चारों लेयर है उसका निर्माण किया जाता है, और वही जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स होगी उसके द्वारा स्पोर्स का निर्माण किया जाएगा। आगे हम देखें प्राथमिक बीजाणु प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स द्वारा क्या किया जाएगा। तो कई विभाजनों के द्वारा बहुत सी पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जैसा ये वाली जो सेल थी आपकी प्राइमरी माइक्रोजिनस सेल्स, जो हमने बताई आपकी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स जो थी, ये इसमें बार बार डिवीज़न होगा, इसमें बार बार डिवीज़न होगा, जिससे क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल बनेगी। ये हम बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल MSC, जिसका निर्माण यहाँ पर होगा। जस्ट मिनट, इसको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होगा, ठीक है। अब ये इन्हीं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसा ये बना, इन्होंने क्या बना दिया एक, ये कौन सी थी आपकी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स ये थी। इसने क्या किया, डिवीज़न हुआ, इसमें डिवीज़न होगा तो कौन सा डिवीज़न होगा, यहाँ पर डिवीज़न यहाँ पर होगा समसूत्री प्रकार का, और उससे जो बनेगी वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होगा ना। ये कौन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मात्र कोशिका का निर्माण होता है। तो ये यदि माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC बनी है। अब इसमें क्या होगा,
इसमें अब होगा रिडक्शनल डिवीजन, या जो जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, या मियोसिस होगा। और मियोसिस की प्रोसेस से यहाँ पर क्या बनेगा, पराग कणों का निर्माण होगा। मियोसिस की प्रोसेस से पराग कण यहाँ बनेंगे, ये इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और पराग कण क्या होते हैं, पराग कण जो मेल न्यूक्लियाई होता है या मेल गैमेट का कैरियर का काम करता है, वाहक का काम ये करता है। आगे हम देखिए इसमें आगे तो किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। या लघु बीजाणु जनन जिसको बोलेंगे, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, परागधानी की भित्ति बनने के साथ साथ प्राथमिक स्पोरोजिनस सेल्स या प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स होगी वे 2 या 3 विभाजनों द्वारा अनगिनत लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण करेगी। जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि जो हाइपोडर्मल सेल्स थी उसमें से जो सेल है वो अलग हो गई, आकार में बड़ी हो गई, और उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था। और हमने बोला था कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनेगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनेगी। जो पैराइटल सेल्स थी उसके द्वारा क्या बनाया, 4 भित्तियाँ बना दी। कौन कौन सी, एपिडर्मिस बना दी, एंडोथीसियम बना दी, मिडिल लेयर बना दी, और साथ ही साथ में आपकी कौन सी बना दी, टैपेटम बना दी। अब जो दूसरी कोशिका थी जिसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में अब डिवीज़न होगा, और इसने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बने। क्या बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी। प्रारंभ में यह जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है कैसी होती है, बहुकोणीय होती है तथा आपस में जुड़ी हुई होती है। परंतु जैसे जैसे पराग कोश बड़ा होता जाता है तथा बीजाणुधानियाँ भी कैसी होने लगेगी, बड़ी होने लगेगी, तब कोशिकाएं पृथक होकर गोलाकार हो जाती है, और इनमें से कुछ मात्र कोशिकाएं तरुण लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती है। देखिए, अब हमने जैसा बताया आपको कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्टार्ट जैसा डिवीज़न किया उन्होंने, अपनी संख्या बढ़ी, तो प्रारंभ में तो कैसी होती है, एक दूसरे से जुड़ी बहुकोणीय होती है, किसी होगी आकार में बहुकोणीय होगी और आपस में जुड़ी हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे परागकोश का साइज बढ़ेगा तो बीजाणुधानियों का भी साइज बढ़ेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम का भी साइज बड़ा होगा, तब ये एक दूसरे से पृथक होने लगेगी और इनका आकार कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। इनका आकार गोलाकार हो जाएगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जितनी भी बनी है वो सभी की सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कर सकती है, वो पराग कण इसके अंदर बन सकता है, इनके द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें से कुछ जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगी वो क्या करती है, जो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ध्यान रखिएगा ना, ये उसको पोषण प्रोवाइड देने का काम करती है। जिस प्रकार से हमने अभी जो चारों लेयर के बारे में बात करी थी जो कि पैराइटल सेल्स के माध्यम से बनता है, तो उसमें मिडिल लेयर का कार्य भी हमने बताया था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। उसी प्रकार से टेपेटम भी क्या करता था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, वो भी करता था। साथ ही साथ में यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में से कुछ सेल्स भी डिजनरेट होकर इनको लघु बीजाणुओं को पोषण प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब देखिए, अब प्रत्येक माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स के अंदर कौन सा डिवीज़न होगा, अर्धसूत्री डिवीज़न होगा, जिसके कारण से हमको मालूम है कि अर्धसूत्री डिवीज़न होता है तो वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल्स बनेगी और मियोसिस सेकंड जो होगा उससे भी 2 से कितनी हो जाएगी, फिर वो 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो जैसा यदि हमने सेल डिवीजन पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है तो उसमें मालूम है कि जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल प्रकार का होता है, और मियोसिस सेकंड जो होता है वो कैसा होता है, इक्वेशनल प्रकार का होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लाइड होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी होती है, डिप्लाइड होती है, 2n नंबर होते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स। तो इसमें रिडक्शनल डिवीज़न होगा, तो मियोसिस फर्स्ट जो होगा, कौन सा, मियोसिस फर्स्ट जो होगा तो उससे क्या 2 सेल्स बनेगी, 2 सेल्स बनेगी, पर ये कैसी होगी, हैप्लाइड होगी। कैसी होगी, हैप्लाइड होगी। ठीक है। अब ये मियोसिस सेकंड इनके अंदर होगा, मियोसिस M2 लिख दूँ यहाँ पर, तो मियोसिस सेकंड होगा। तो इस एक सेल से 2 एक सेल से 2 कोशिकाओं का निर्माण होना और इस वाली सेल से भी 2 कोशिकाओं का निर्माण होना। इस प्रकार से 4 हैप्लाइड सेल्स या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण यहाँ पर
होगा, जो कैसे होंगे, अगुणित होंगे या हैप्लाइड होंगे। आगे हम चर्चा करें बीजाणु जनन के प्रकार। हमने बता दिया कि जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शनल डिवीजन के कारण से बना है, और जो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं उसमें देखिए, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण की विधि के आधार पर, ध्यान रखिएगा ना, भित्ति निर्माण या जो कोशिका के चारों ओर जो वाल है उसका निर्माण के आधार पर लघु बीजाणु जनन को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। पहला है आपका उत्तरोत्तर प्रकार का बीजाणु जनन या सक्सेसिव प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार में क्या होगा कि इस प्रकार के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पराग मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में केंद्रक विभाजन तथा भित्ति निर्माण साथ साथ होता है, ध्यान रखिएगा ना। जैसा यदि ये आपकी सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ ना, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, हम यहाँ मियोसिस लिखे इसको, मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट से हमको मालूम है, अभी चर्चा हमने की है, तो इसमें कितनी बनेगी, 2 कोशिकाएं बनेगी, जो रिडक्शनल प्रकार का होगा ना। तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ये 2 कोशिकाएं कैसी है, हैप्लाइड है। तो जैसे ही इसके अंदर का जो केंद्रक डिवीजन हुआ, इसके द्वारा जैसे ही केंद्रक का डिवीजन, जैसा हम ये बताएं, इसको थोड़ा सा हटा दें यहाँ से और अलग डायग्राम बना के हम इसको बताएं ना। तो इसमें जैसे ही केंद्रक डिवीज़न हुआ, इस प्रकार से हम बताएं, तो साथ ही साथ में जैसे केंद्रक डिवीज़न हो रहा है, ये केंद्रक डिवाइड हुआ इसका, और केंद्रक डिवीज़न के साथ साथ में इसकी सेल वाल है या कोशिका झिल्ली है, ये वाल, ये भी डिवाइड होना चालू हो जाएगी। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। केंद्रक विभाजन हुआ, यहाँ पर एक केंद्रक था, एक केंद्रक ने क्या किया, 2 केंद्रक का निर्माण किया मियोसिस फर्स्ट से, जिससे 2 केंद्रक का विभाजन हुआ, और साथ ही साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो गया, और यहाँ 2 कोशिकाएं बन गई। इसके पश्चात जब मियोसिस सेकंड होगा, दोनों में मियोसिस सेकंड होगा, दोनों सेल्स में अब यहाँ पर मियोसिस सेकंड की प्रोसेस होगी। तो मियोसिस सेकंड की जो प्रोसेस होगी, मियोसिस सेकंड हम लिखें, तो ये कोशिका का जो केंद्रक है वो भी डिवाइड होगा, इसका भी डिवाइड होगा, और साथ ही साथ में इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और आपका 4 कोशिकाएं बन जाएगी, 2 इससे बनेगी, 2 इस सेल से बन जाएगी। इस प्रकार से 4 हमको हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर से वो बन जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ है कि जैसे ही केंद्रक विभाजन हुआ, उसी के पश्चात में जो भित्ति निर्माण की प्रोसेस भी हो गई, ठीक है। भित्ति निर्माण की प्रक्रिया भी साथ साथ में होती है, अर्थात लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। इनके मध्य भित्ति का निर्माण भी हो जाएगा, यहाँ पर भित्ति निर्माण भी हो जाएगी। इसके पश्चात दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पहला विभाजन दूसरे विभाजन के समकोण पर होगा। जैसा ये कोशिका है और पहला विभाजन यदि ऐसा हुआ है, तो ये केंद्रक यहाँ पर इसका, ये केंद्रक यहाँ पर था इसका, अब क्या हुआ, दूसरा विभाजन इसके समकोण पर होगा, तो 4 कोशिकाएं बनी। तो इस प्रकार से हमको जो माइक्रोस्पोर्स हैं, चारों के चारों टेट्राड, 4 बने टेट्राड हैं ये, तो चारों कैसे होंगे, एक ही तल के अंदर हमको दिखाई देंगे, समकोण पर हुआ तो इसलिए एक ही तल पर आपको दिखाई देगा ना। आगे हम चर्चा करें इसमें, तो इसमें चारों लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स एक ही तल में स्थित होते हैं, ये समझ में आपको आ चुका होगा। इस प्रकार से चतुष्कक होगा उसको, या टेट्राड जो होगा उसको बोलेंगे आइसोबाइलेटरल टेट्राड या समद्विपार्श्व प्रकार का टेट्राड इसको कहा जाता है। तो समस्त एक बीजपत्री जो मोनोकॉट होंगे उनके अंदर आपको इसी प्रकार का या सक्सेसिव प्रकार का आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिले। जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये फर्स्ट आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसमें केंद्रक का विभाजन और 1 से 2 केंद्रक हुआ, और साथ ही साथ में क्या बन गया, ये भित्ति निर्माण भी हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों केंद्रकों के अंदर डिवीज़न हुआ, तो इससे एक केंद्रक ये और एक केंद्रक ये बना है। यहाँ पर भी केंद्रक ये बना और केंद्रक ये बना है। तो इस प्रकार 4 केंद्रक की अवस्था आ गई और इसी के डिवीज़न के समकोण पर, किसे समकोण पर ऐसा डिवीज़न हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो गया, चारों में अपना अपना केंद्रक है। तो एक ही तल के अंदर आपको ये दिखाई देंगे ना। तो इस प्रकार के जो टेट्रॉड होते हैं उसको आइसोबाइलेटरल टेट्रॉड कहा जाता है। तो ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो सक्सेसिव प्रकार का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो टेट्रॉड का निर्माण होगा वो कैसा होगा, समद्विपार्श्व प्रकार का चतुष्क या जिसको बोलेंगे आइसोबाइलेटरल प्रकार का टेट्रॉड बनता है। और इसमें देखने को मिलेगा सभी प्रकार के मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधों के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चर्चा करें, ये डायग्राम भी उसी प्रकार से सक्सेसिव वाला बता के रखा हुआ है। ये केंद्रक, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और ये केंद्रक विभाजन, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, साथ में ये भित्ति का निर्माण भी हो गया इनके बीच में। अब इनमें कैसा होगा, इनमें भी डिवीज़न हो दोनों केंद्रकों के अंदर और भित्ति का निर्माण ऐसा इसके 90 डिग्री पर होगा, समकोण पर होगा। तो इस प्रकार से 4 ये बन गए ना। ये डायग्राम भी आपको यही शो कर रहा है। आगे हम देखिए इसमें युगपत प्रकार का या इसको बोलेंगे सिमुलेटनेस प्रकार का हम बताएं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टाइप। तो ये जो होता है द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 केंद्रक बना लेता है। मतलब यदि ये सेल है, ये कोशिका है, तो ये कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका केंद्रक पहले विभाजित हुआ, उसने विभाजित होकर पहले तो क्या बना लिया, 2 केंद्रक का निर्माण कर लिया। ठीक है। और ये जो 2 केंद्रक है ये वापस विभाजित होंगे और कितने बना लेंगे, 4 केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। कितना बना लेंगे, 4 केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से जो सेल हमारे पास बनेगी या जो टेट्रॉड बनेगा उसमें हमको 3 एक तल में दिखाई देंगे और जो चौथा है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, अलग दूसरे तल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है। तो 3 तो एक ही तल में दिखेंगे और चौथा अलग तल में दिखाई देगा। तो हम इसको फिर से पढ़ें कि ये द्विबीजपत्री पौधों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का केंद्रक विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 केंद्रक बना लेता है। चारों केंद्रक के बन जाने के पश्चात भित्ति निर्माण होता है। या भित्ति निर्माण की प्रक्रिया कब होगी, चारों केंद्रक के बन जाने के पश्चात होगी। देखिए यहाँ पर ये है आपका युगपत प्रकार का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है या लघु बीजाणु जनन है, उसमें ये केंद्रक और ये केंद्रक डिवाइड हुआ और तो उसके बाद 3 में और डिवीज़न हुआ। भित्ति निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकार से 3 केंद्रक तो हमको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये और चौथा केंद्रक आपको यहाँ दिखाई देगा। एक ही तल में कितने दिखेंगे आपको, 3 दिखाई देंगे। ठीक है। आगे हम देखें तो ये चारों परागकण जो होंगे चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल प्रकार के टेट्राड के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है टेट्राड का उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड इसको कहा जाता है। इस प्रकार के बीजाणु विन्यास में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर 2 तलों में विन्यस्त होते हैं, जिनमें 3 नीचे व 1 ऊपर की ओर होता है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा बता के रखा हुआ है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपकी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में केंद्रक डिवीज़न हुआ, इससे ये 2 केंद्रक का निर्माण हुआ। ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या था, इसके अंदर भित्ति का निर्माण हो गया था, लेकिन यहाँ पर अभी भित्ति का निर्माण नहीं होगा। अब इन 2 केंद्रकों के अंदर फिर डिवीज़न हुआ, तो इन 2 केंद्रकों से आपको कितने केंद्रक बन गए, 1 2 3 4, ये 4 केंद्रक बन गए। और इनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि 3 केंद्रक तो आपको ऊपर की ओर दिखाई देंगे और 1 केंद्रक आपको नीचे की ओर दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि हमने भित्ति निर्माण के आधार पर बताया है। नेक्स्ट अन्य प्रकार में भी आता है, टी शेप्ड भी आता है। हमने यहाँ लीनियर का लेकर रखा हुआ, लीनियर टेट्राड। तो कुछ पौधों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम एवं द्वितीय दोनों विभाजन कैसे होंगे, अनुपस्थ प्रकार के होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि एक रैखिक टेट्राड का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो कैसा, जैसा यदि ये सेल है,
ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ये बना पहला डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद में इस कोशिका में ये भी कैसा होगा, ट्रांसफ़र, ये भी कैसा होगा, ट्रांसफ़र ही होगा। तो इस प्रकार से जो कोशिका माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो एक लाइन के अंदर आपको दिखाई देंगे ना, इसलिए इसको लिनियर टेट्राड इसको कहा जाता है। इसका एग्जांपल है पॉलिएंथस ट्यूबरोसा के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा। तो ये हमने लघु बीजाणु जनन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में चर्चा की हमने। आगे हम देखें लघु बीजाणु कैसे होते हैं या अथवा परागकण किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो परागकण या लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर या इसको पॉलन ग्रेन इसको कहा जाता है। तो परागकण अथवा लघु बीजाणु मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। जो परागकण है वो मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होगी, ठीक है। यह आकार में कैसे होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। इनका जो डायामीटर है, व्यास है, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो ये यदि हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से बताएं तो इस प्रकार से ये आपका माइक्रोस्पोर बना है और 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास में है, गोलाकार या अंडाकार होगा। और इसमें एक चीज़ और बताइए कि 2 परतें पाई जाती है। इसमें कितनी परतें पाई जाती है, 2 परतें पाई जाती है। तो हम एक परत इसके बाहर की ओर और बना दें, ठीक है। तो 2 परतें पाई जाती है और बाहरी भित्ति अपेक्षाकृत कैसी होगी, कठोर होगी। ये भित्ति थोड़ी सी रफ और इस प्रकार से हम थोड़ा सा बता दें इसको, होगी ये रफ प्रकार की होगी, कठोर भी होगी और रफ भी होगी। और इसको बोला जाता है एक्साइन। बाहरी भित्ति को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते। तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। और पिछले हमने भी लेक्चर में बताया था कि एक्साइन का निर्माण किससे होता है, एक्साइन का निर्माण किससे होता है। तो आपको मालूम होगा कि एक्साइन का निर्माण हमने बताया था कि वो टेपेटम के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होगा, टेपेटम जो 4th लेयर है इनर वाली, उसके माध्यम से होता है। तो हम देखें आगे इसमें बाहरी भित्ति अपेक्षाकृत कैसी होती है, कठोर होती है और खुरदुरी होती है और इसे बाह्यचोल अथवा एक्साइन कहते हैं। तो ये वाली भित्ति को क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे। बाह्यचोल या एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है। तो ये एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, इससे मिलकर बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन की ये विशेषता होती है कि ये सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये उच्च ताप और जो कॉन्सेंट्रेट एसिड्स होंगे या क्षार जो होंगे, अम्ल और क्षार, उनके प्रति अपने आप को प्रतिरोधी प्रदर्शित करता है या प्रतिरोधी होता है, उसके द्वारा ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बनी होगी और ये प्रतिरोधक पदार्थ जो है होता है स्पोरोपोलेनिन, जो कि टेम्परेचर से इसको प्रोटेक्ट करता है और जो एसिड है उनसे प्रोटेक्ट करेगा, एल्कलाइन होगा, मीडियम होगा, उससे प्रोटेक्ट ये करेगा ना, रक्षा करेगा उसकी जो ग्रोविंग या अंदर की ओर जो मेल गेमिट है उसकी रक्षा करने का काम करेगा। अगला जो आता है आपका देखिए, तो बाह्यचोल या एक्साइन में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। तो हमने जैसा यदि यहाँ बताया हैं, तो ये हमने कुछ डायग्राम जैसे ये बताया है। तो कुछ कुछ स्थान पर क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाएगा, कुछ स्थान पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा क्योंकि अंदर जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो गेमिट होगा वो जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करने या अंकुरित होते समय ये एक फॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉलन ट्यूब जो बनेगी वो निकलेगी कहाँ से, जहाँ पर एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, वहाँ से फॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। तो इस जो स्थान होता है उस स्थान पर जहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलेंगे जर्म पोल कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में अनुपस्थित होता है उस स्थान को हम जर्म पोल कहते हैं। आगे देखें, बाह्यचोल के ठीक नीचे पतली व कोमल भित्ति होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःचोल एंटाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा फिर से ड्रॉ करें हम कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। तो ये तो हो गया आपका एक्साइन और
ये वाली जो है वो कौन सी हो जाएगी, एंटाइन हो जाएगी। ये कैसी होगी, पतली भित्ति होती है, ये पतली भित्ति है। और आउटर वाली जो है ये कैसी होती है, मोटी और कठोर भित्ति होगा, जो इसको बोलेंगे हम एक्साइन, इसको हम एक्साइन कहेंगे। और एक्साइन में आपको क्या देख मतलब इसके अंदर ये जो एंटाइन होती है वो सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। और परागकण के जीवधर्म में एक प्लाज्मा भित्ति से कवर होता है। यदि हम यहाँ पर एक प्लाज्मा भित्ति भी अंदर से बना दे, इसकी कलर चेंज करके ब्लैक कलर से, तो ब्लैक कलर वाली जो बनेगी ये प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो बाहर की ओर का तब एक्साइन होगा, अंदर की ओर एंटाइन होगा। और जहाँ पर आपको एक्साइन में स्पोरोपोलिन नहीं मिलेगा उसको हम जर्मपोल कहते हैं। और इसमें आपको जब देखने को मिलेगा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। जो स्पोर मदर सेल्स ने जो डिवीज़न करके स्पोर्स बनाया है, माइक्रोस्पोर्स बनाया है, उसका माइक्रोस्पोर्स फिर समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक जो कोशिका होती है वो बड़े आकार की होती है। यदि मैं इसको बनाऊँ इस प्रकार से, बड़े आकार की एक कोशिका होगी जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। उसका न्यूक्लियस मतलब अधिकांश साइटोप्लाज्म इसके पास में होगा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। कौन सा होगा, कायिक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, वीएन के द्वारा हम इसको लिख रहे हैं। और एक छोटा न्यूक्लियस होगा, इसको जर्मिनेटिव सेल्स या हम जनन कोशिका इसको कहेंगे। कुछ समय पश्चात इसका आकार और बड़ा हो जाएगा, तो ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा ये इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के अंदर फ्लोट करते हुए हमको दिखाई देगा। आगे हम देखें, ये डायग्राम है इसमें। तो ये बाहर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, आपकी एक्साइन कहलाएगी। ये थिक लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या कहलाएगी, एक्साइन कहलाएगी। और अंदर की जो लेयर है ये कलर चेंज करके हम बताएं, ये वाली लेयर, ये लेयर क्या कहलाएगी, एंटाइन कहलाएगी। और जो ब्लैक कलर से ये ड्रॉ करी हुई है लाइन, मैं वाइट बताता हूँ, ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी कहलाएगी। ठीक है। अब इसी के साथ साथ में इसमें हमने बताया था कि एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा, मतलब दो कोशिकाएं हम बता सकते हैं अंदर इसके। तो एक कोशिका होगी वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली, ठीक है, तो इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस दिखेगा और इसका साइज भी कैसा होगा, बड़ा होगा। और एक होगा आपका जनरेटिव सेल्स होगी, जिसका न्यूक्लियस जो होगा वो जो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव कोशिका है उसके अंदर फ्लोट करते हुए हमको ये दिखाई देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो चर्चा करी है वो बीजाणु जनन के बारे में चर्चा करी है और परागकण किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में हमने आज चर्चा की है। डायग्राम के माध्यम से भी आपको दिखाया है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन का निर्माण हो चुका है या परागकण का निर्माण हो गया है, ये परागकण अब पॉलिनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। पहले तो इसका जो एंथर होगा उसका डेहिशन होगा, वो फटेगा, स्फुटन होगा, और स्फुटन के माध्यम से ये फिर वातावरण में मुक्त होंगे। और साथ ही साथ ये जो भी पॉलिनेटिंग एजेंसी होगी उसके माध्यम से ये इनका पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन होने के बाद में फिर जो आगे की प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वो इन्वॉल्व होगी। तो उसके पहले हम यहाँ पर मेगास्पोर्स के बारे में बात करें, क्योंकि अभी माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हम देख चुके हैं या परागकण का निर्माण हम देख चुके हैं। अब हम मेगास्पोर्स का देखें या लघु की बजाय अब हम बोलेंगे दीर्घ बीजाणु के बारे में बात करें, जो कि फ्लावर के जो फीमेल पार्ट होता है जिसको गाइनोसियम कहा जाता है, उस गाइनोसियम के अंदर बनता है वो। और उस प्रकार से गाइनोसियम में फीमेल गेमिट का निर्माण होगा, यहाँ पर मेल गेमिट का निर्माण हो चुका है। ये परागकण जो है, ये जो परागकण है ये मेल गेमिट नहीं है, ये मेल गेमिट का वाहक है। इसमें मेल गेमिट यहाँ पर है, ये क्या है उसका मेल गेमिट। जेनेटिव सेल्स क्या आती है, मेल गेमिट होती है। और जो आपकी वेजिटेटिव सेल्स है ये पॉलिनेशन के पश्चात जब आगे की प्रोसेस होगी तो उसमें ये आपकी पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगी। और ये पॉलन ट्यूब जो बनेगी वो जर्म पोल जो होगा, जर्म पोर
वहाँ से बनेगी। जैसा यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है जरपुर, तो ये इस स्थान से इसका जो वेजिटेटिव सेल्स है वो जर्मिनेट करेगी और क्या बनाएगी, फॉलन ट्यूब बनाएगी। और इस फॉलन ट्यूब के माध्यम से ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो मेल गेमेट जो है ये ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होके आपका गायनेशियम के अंदर जो ओवेरी है वहाँ तक जाएगा, बीजांड तक जाने का काम करेगा। तो वो हम आगे के लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका मेगा स्पोर्स के बारे में हम बात करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे।